इंग्लैंड, पश्चिम यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी अफ्रीका, मॉरिशस, पश्चिम एशियाई देशों और खाड़ी देशों के लिए लक्षित हिंदी सेवा के इस सोशल मीडिया कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप हर्षवर्धन से समाचार सुनिए। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत कार्बन फुटप्रिंट को 30 से 35% तक कम करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर 5 आधुनिक सुविधाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री आज से शुरू हो रहे 15वें G20 शिखर सम्मेलन में वर्चुअली भाग लेंगे। भारत ने जम्मू के नगरोटा मुठभेड़ के सिलसिले में विरोध दर्ज करने के लिए पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक राजदूत को तलब किया और देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 93.67% हुई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोरोना महामारी की वजह से विश्व के ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक बदलाव दिखाई दे रहे हैं और इससे भारतीय ऊर्जा क्षेत्र में विकास, उद्यमिता और रोजगार के व्यापक अवसर उत्पन्न होंगे। आज गुजरात के गांधीनगर में पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत अपने कार्बन फुटप्रिंट में 30 से 35% तक कमी करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा है कि कोरोना काल में डिग्री हासिल करना युवा विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन हमारे विद्यार्थियों की क्षमताएं और योग्यताएं इस वैश्विक चुनौती से कहीं अधिक बड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपनी जिम्मेदारी की भावना को नए अवसरों में बदलें। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया को भारत से बड़ी आशाएं और अपेक्षाएं हैं और ये हमारे युवा विद्यार्थियों से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ आगे ही नहीं बढ़ना है, बल्कि सबसे आगे और सबसे तेज रहना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज अनुसंधान से लेकर उत्पादन क्षेत्र में युवाओं के लिए अवसर ही अवसर हैं। गांधीनगर के पंडित दीनदयाल विश्वविद्यालय के साथ अपने 1.5 दशक के लगाव का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने गुजरात सरकार से इस विश्वविद्यालय का दायरा बढ़ाकर पेट्रोलियम के साथ साथ समूचे ऊर्जा क्षेत्र को इसमें शामिल करने का आग्रह किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने 5 अत्याधुनिक सुविधाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन किया। इनमें गुजरात ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा 17 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित 45 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाला मोनोक्रिस्टलाइन फोटोवोल्टेइक पैनल भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने विश्वविद्यालय के 22 करोड़ रुपए की निधि वाले टेक्नोलॉजी कारोबारी इनक्यूबेटर का भी शुभारंभ किया। उन्होंने गुजरात खेल प्राधिकरण द्वारा स्थापित 15 करोड़ रुपए की लागत से बने खेल परिसरों का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने होराइजन 2020 के अंतर्गत औद्योगिक कचरे के निपटान और पानी का खारापन दूर करने से संबंधित अनुसंधान केंद्र इंडिया H2O का भी उद्घाटन किया, जो यूरोपीय संघ के सहयोग से स्थापित किया गया है। पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय को शिक्षा संस्थाओं का आकलन करने वाली राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC ने हाई A ग्रेड दिया है। इस विश्वविद्यालय का गठन 4 अप्रैल 2007 को गुजरात विधानसभा के अधिनियम के जरिए किया गया था। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री R.K. सिंह ने कहा है कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में शानदार काम किया है और दुनिया की प्रत्येक प्रमुख कंपनी भारत में निवेश करना चाहती है। तीसरे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश सम्मेलन और प्रदर्शनी री इन्वेस्ट 2020 के बारे में ऑल इंडिया रेडियो से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि इस क्षेत्र में पिछले 5-6 वर्षों में 64 अरब डॉलर का निवेश हो चुका है। श्री सिंह ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र भारत के उन क्षेत्रों में शामिल है जिसमें बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हो रहा है। प्रधानमंत्री आज 15वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। सऊदी अरब की अध्यक्षता में होने वाले 2 दिन के इस सम्मेलन का विषय है 21वीं शताब्दी में सभी के लिए अवसर जुटाना। ये सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से आयोजित होगा। इस वर्ष G20 संगठन के नेताओं की ये दूसरी बैठक है। G20 शिखर सम्मेलन मुख्य रूप से कोविड-19 महामारी से समावेशी, लचीले और दीर्घकालिक रूप से उबरने पर केंद्रित होगा। सम्मेलन के दौरान संगठन के नेता महामारी से निपटने की तैयारियों और रोजगार बहाली के उपायों और साधनों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और सऊदी अरब के युवराज के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत के बाद इस वर्ष मार्च में G20 का विशेष सम्मेलन आयोजित किया गया था। उसमें संगठन के नेताओं के बीच कोविड महामारी के प्रसार को रोकने और इसके लिए समन्वित वैश्विक प्रयास करने पर सही समय पर सहमति बनी थी।
भारत इस संगठन में सऊदी अरब और इटली के साथ G20 देशों के नेतृत्व के रूप में प्रवेश करेगा। इटली इस वर्ष 1 दिसंबर से G20 की अध्यक्षता का दायित्व संभालेगा। भारत ने जम्मू कश्मीर में जैश ए मोहम्मद द्वारा आतंकी हमले की योजना बनाने के मामले में पाकिस्तान के साथ कड़ा विरोध दर्ज किया है। विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के कार्यवाहक राजदूत को तलब किया। पाकिस्तानी अधिकारी को इस महीने की 19 तारीख को जम्मू के नगरोटा में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बन टोल प्लाजा के निकट हुई मुठभेड़ के सिलसिले में बुलाया गया है। इस मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकी मारे गए थे। भारत ने पाकिस्तान से आतंकियों और आतंकवादी गुटों को समर्थन देने की अपनी नीति को छोड़ने को कहा है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान से अपनी जमीन से आतंकी ढांचे को ध्वस्त करने को भी कहा है। पाकिस्तान से कहा गया है कि वो इस मामले में विश्व से किए गए अपने वादे को निभाए और ये सुनिश्चित करे कि उसके यहाँ से किसी भी प्रकार की आतंकवादी गतिविधि न होने पाए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक एहतियाती उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकियों के मुठभेड़ में मारे जाने के मद्देनजर शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के भारी तबाही और विनाश के मंसूबे को विफल कर दिया है। श्री मोदी ने कहा कि सुरक्षा बलों ने एक बार फिर अपनी बहादुरी का प्रदर्शन किया है और उनकी चौकसी की वजह से ही जम्मू कश्मीर में सबसे निचले स्तर की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को निशाना बनाने के आतंकियों के नापाक इरादे विफल कर दिए गए हैं। समीक्षा बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव और शीर्ष खुफिया अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। देश में कोविड के 46,232 नए मामलों के साथ देश में संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या 90,50,598 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 564 लोगों की मृत्यु के साथ ही अब तक कोरोना से लगभग 1,32,726 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 49,715 लोग ठीक हुए हैं, जिन्हें मिलाकर अब तक देश में कोरोना के 84,78,124 रोगी ठीक हो चुके हैं। ठीक होने की दर 93.67% हो गई है। देश में इस समय कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या 4,39,747 है। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड महामारी के 10,66,022 नमूनों की जांच करके कोरोना के बढ़ते प्रभाव को रोकने में एक और रिकॉर्ड स्थापित किया गया है। देश में अब तक कुल 13,06,57,808 कोविड नमूनों की जांच की गई है। पिछले 10 दिनों में 1 करोड़ नमूनों की जांच कर ली गई है। कोविड के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए प्रतिदिन 10 लाख से अधिक जांच की जा रही है। इस जांच से ये सुनिश्चित हो गया है कि महामारी का प्रभाव निम्न दर पर बना हुआ है। देश में आज कोविड के संक्रमण मामलों की दर 7% से भी कम है। यूरोपीय और अमेरिकी देशों में दैनिक मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है, जबकि भारत में महामारी को नियंत्रण में रखने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि वे उत्तर भारत के कुछ राज्यों में कोविड के बढ़ते मामलों पर नजर रखें और जांच का दायरा बढ़ाएं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोविड महामारी के फैलाव में आ रही तेजी के मद्देनजर दिल्ली में केंद्र और राज्य के सरकारी तथा निजी अस्पतालों में 205 आईसीयू बिस्तरों की बढ़ोतरी की गई है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार के अस्पतालों और दिल्ली स्थित एम्स में ऑक्सीजन की सुविधा वाले बिस्तरों की संख्या में भी 116 की वृद्धि की गई है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद अर्थात ICMR ने गृह मंत्री के निर्देश के बाद RT-PCR परीक्षण की दैनिक क्षमता भी 27,000 से बढ़ाकर 37,200 प्रतिदिन कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 वैक्सीन की आपूर्ति, वितरण और प्रशासनिक व्यवस्था की तैयारियों की कल एक बैठक में समीक्षा की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने इस दिशा में नए प्रयोग करने वाले लोगों, वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों और दवा कंपनियों के प्रयासों की सराहना की और निर्देश दिया कि कोविड वैक्सीन के अनुसंधान, विकास और विनिर्माण की सभी तैयारियों को सुगम बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए। भारत में कोविड-19 के 5 टीके विकास के उन्नत चरण में पहुंच चुके हैं, जिनमें से 4 दूसरे या तीसरे चरण में और 1 पहले या दूसरे चरण में है। वैक्सीन उपलब्ध हो जाने पर उसके उपयोग के लिए स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों और शीत भंडारण की व्यवस्था करने और सिरिंज और सुइयों की खरीद की तैयारियां आगे बढ़ चुकी हैं। प्रधानमंत्री ने कोविड के उपचार की दवा के विनिर्माण और उसके आपातकाल प्रयोग के विभिन्न पहलुओं की भी समीक्षा की। श्री मोदी ने निर्देश दिया कि वैक्सीन को जल्द से जल्द उपलब्ध कराने के लिए सभी विनियामक मंजूरी लेने की चरणबद्ध योजना तय की जाए।
प्रधानमंत्री ने वैक्सीन के विकास के व्यापक प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए कोविड से रोकथाम के उपायों में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए और मास्क पहनने, सुरक्षित दूरी बनाए रखने और स्वच्छता का कड़ाई से पालन होना चाहिए। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब प्रस्तुत है सामयिक वार्ता। विषय है प्रधानमंत्री का शहरी केंद्रों में निवेश पर जोर। आलेख वरिष्ठ पत्रकार शंकर कुमार का, अनुवाद एवं स्वर देवेंद्र त्रिपाठी का। कोविड-19 उपरांत के विश्व में भारत कुछ उन चुनिंदा देशों में से एक होगा जिसकी आर्थिक वृद्धि आकर्षक और प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत करने वाली होगी। देश की अर्थव्यवस्था के बारे में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनेक आशावादी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। तीसरे वार्षिक ब्लूमबर्ग अर्थव्यवस्था फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत में निवेश के लिए निवेशकों के आह्वान को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। एक समृद्ध और सशक्त लोकतंत्र होने के साथ साथ भारत में व्यवसाय अनुकूल वातावरण, एक विशाल बाजार और व्यवसाय के पक्ष में नीतियां तैयार करने वाली सरकार के चलते भारत में निवेशकों को आकर्षक मुनाफे को लेकर आकर्षित कर सकता है। मोबिलिटी का मामला हो, शहरीकरण हो या नवाचार, भारत निवेशकों को उत्साहजनक अवसर उपलब्ध कराता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जारी महामारी ने दुनिया को ये दिखाया है कि जो शहर आर्थिक वृद्धि का इंजन है वही सबसे ज्यादा जोखिम में भी हैं। इस बीच कोविड-19 के चलते जहां एक तरफ नकारात्मकता का वातावरण है, वहीं इस महामारी ने कई अवसर भी उपलब्ध कराए हैं। विकास उद्देश्यों से जुड़ी प्रक्रियाओं को दुरुस्त करने का मौका मिला है। निसंदेह रूप से महामारी ने दुनिया भर में अफरा तफरी मचा दी और सामुदायिक योजनाओं, खेलों, अन्य गतिविधियों के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में पूरी दुनिया में सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया। आज ये सभी जिस स्थिति में हैं, कोविड-19 से पहले इस स्वरूप में या ऐसी स्थिति में नहीं थे। लेकिन प्रश्न ये है कि शुरुआत कैसे हो। इस संबंध में प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया बिल्कुल स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि फिर से शुरुआत शहरी केंद्रों के कायाकल्प से की जा सकती है, लेकिन इसके लिए फिर से शुरुआत करने की मनःस्थिति की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ठीक आकलन किया कि कोविड-19 के बाद के विश्व को फिर से शुरुआत करने की आवश्यकता होगी और ये प्रक्रियाओं या प्रचलन को रीसेट किए बिना संभव नहीं। इसका उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री भारतीय शहरी क्षेत्रों, विशेषकर स्मार्ट शहरों और शहरी केंद्रों में निवेश पर निवेशकों का ध्यान आकर्षित कर रहे थे। उनका मानना है कि कोविड-19 ने शहरों को लोगों के रहने योग्य बनाने के लिए प्रक्रियाओं को और तेज करने के अवसर दिए हैं। ऐसे टिकाऊ शहर विकसित करने की आवश्यकता है जहां स्वच्छ पर्यावरण एक नियम हो, अपवाद नहीं। उन्होंने कहा कि वो ऐसे भविष्य की ओर देख रहे हैं जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और खरीदारी का बड़ा हिस्सा ऑनलाइन संचालित हो। लेकिन दूसरी ओर वो ऐसे भारत की अपेक्षा भी करते हैं जहां शहरी केंद्रों में सुविधाएं तो शहरों की हों, लेकिन भावनाएं गांव की हों। निसंदेह ऐसी इच्छाओं और अपेक्षाओं को जाहिर करने का उद्देश्य भारत के शहरी क्षेत्रों में मौजूद अवसरों के बारे में संभावित निवेशकों को संदेश देना था, जहां बीते कुछ वर्षों में विकास का पूरा परिदृश्य ही बदल गया है। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, सस्ते घर, रियल एस्टेट नियामक अधिनियम और 27 शहरों में मेट्रो रेल ने भारत के शहरी परिदृश्य को बदलने में अहम भूमिका अदा की है। अब देश में 2022 तक 1000 किलोमीटर का मेट्रो रेल जाल विकसित करने का लक्ष्य है। ऐसी पहल से भारत 2 लक्ष्य साधना चाहता है। एक, शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, दूसरा भारतीय शहरों को आधुनिक, स्वच्छ, व्यवस्थित और आकर्षक बनाना। 2 चरणों की प्रतिस्पर्धा में चयनित 100 स्मार्ट शहरों के मामले में ऐसे मापदंड लागू किए गए। इसके लिए राष्ट्रव्यापी प्रतिस्पर्धा कराई गई, जिसमें सहयोगात्मक और प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद का दर्शन अपनाया गया। निवेशकों को
संदेश देते हुए प्रधानमंत्री ने संकेत किया कि स्मार्ट सिटी परियोजनाएं प्रभावहीन नहीं है, बल्कि ये प्रभावी हैं और अच्छे से प्रगति कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन स्मार्ट शहरों ने लगभग 2 लाख करोड़ रुपए मूल्य की परियोजनाएं तैयार की हैं। इनमें से लगभग 1,40,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं या तो पूर्ण हो चुकी हैं या पूर्ण होने वाली हैं। स्मार्ट शहरों से जुड़ी परियोजनाओं के संबंध में बड़ी तस्वीर रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एक सशक्त संदेश देने की कोशिश की कि उनकी सरकार भारत को शहरीकरण के क्षेत्र में एक नई बुलंदी पर पहुंचाने को लेकर प्रतिबद्ध है। गरीबों के लिए घर निर्माण, आधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास, सार्वजनिक परिवहन को नया स्वरूप देने और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने जैसी तमाम परियोजनाओं पर पहले से ही काम चल रहा है। शहरी आवास मंत्रालय के मुताबिक देश को 2030 तक कुल आबादी की 40% जनसंख्या को शहरों में बसाने के लिए 800 मिलियन वर्ग मीटर में घर विकसित करने की आवश्यकता होगी। ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है। अब प्रस्तुत है समाचार पत्रों से संकलन एवं स्वर देवेंद्र त्रिपाठी का। जम्मू में 4 आतंकवादियों के मारे जाने के बाद प्रधानमंत्री का बयान सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। जनसत्ता का शीर्षक है नगरोटा मुठभेड़ में बड़े विनाश के प्रयास नाकाम, प्रधानमंत्री ने सतर्कता के लिए सुरक्षा बलों को धन्यवाद दिया। वहीं नवभारत टाइम्स की सुर्खी है जो 4 आतंकी ढेर हुए वो 26/11 दोहराने आए थे। गृहमंत्री शाह और एनएसए ने पीएम को दी नापाक मंसूबों की जानकारी। देश में कोरोना के फिर से रफ्तार पकड़ने को अधिकांश अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर स्थान दिया है। हरिभूमि लिखता है कोरोना संक्रमण ने फिर पकड़ी तेजी, 90 लाख के पार पहुंचे मामले। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के बयान को प्रमुखता दी है। कोरोना की तीसरी लहर से उबर रही दिल्ली। हरिभूमि ने इसे बॉक्स में देते हुए लिखा है दिल्ली में अभी बंद नहीं किए जाएंगे बाजार, कोरोना की थर्ड वेव लाने और मौत के आंकड़े बढ़ाने में प्रदूषण का बड़ा योगदान। ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग में 15वें स्थान पर भारत। आईआईटी दिल्ली के छात्र रोजगार पाने में सबसे आगे। इसे दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर जगह दी है। बड़े उद्योग शुरू कर सकेंगे बैंक। दैनिक जागरण ने इसे मुख्य पृष्ठ पर देते हुए लिखा है आरबीआई के पैनल की सिफारिश, बैंकिंग ढांचे में व्यापक बदलाव की तैयारी। सख्त संदेश शीर्षक है राष्ट्रीय सहारा के संपादकीय का। पत्र के अनुसार कश्मीर को दहलाने की पाकिस्तान की साजिश को बृहस्पतिवार को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। नगरोटा में 2 घंटे से भी कम समय में टोल प्लाजा के पास 4 आतंकवादियों को मार गिराया गया। पाकिस्तान और उसके यहां से भेजे गए और पाले गए आतंकवादियों के लिए भारत की कार्रवाई साफ संदेश है कि भारतीय सीमा में घुसने का अंजाम सिर्फ मौत है। सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने भी कहा कि नियंत्रण रेखा एलओसी पार करने का प्रयास करने वाले आतंकी जिंदा नहीं बचेंगे और इसी तरह ढेर कर दिए जाएंगे। ज्ञातव्य है कि आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। तफ्तीश से पता चला है कि उनकी मंशा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल डीडीसी इलेक्शन और पंचायत उपचुनाव को बाधित करना था। डीडीसी के लिए पहले चरण का मतदान 28 नवंबर को होना है। पाकिस्तान दरअसल कश्मीर में शांति और सौहार्द की बात को बेमानी समझता है। सर्दियों में पाकिस्तान आतंकवादियों को भारत भेजने की फिराक में रहता है। अब भी वो यही हरकत कर रहा है। लेकिन सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने जिस तरह का तालमेल इस ऑपरेशन में दिखाया है वो काबिले तारीफ है। ऐसा ही समन्वय बनाकर रखना होगा। जनसत्ता ने बचाव की प्राथमिकता शीर्षक से संपादकीय टिप्पणी की है। पत्र के अनुसार कोरोना के महामारी घोषित होने के बाद इससे बचाव की तमाम कोशिशों के बावजूद आज भी लोगों के इससे संक्रमित होने का सिलसिला थमा नहीं है। संक्रमण पर काबू पाने के मकसद से लागू पूर्णबंदी, मास्क लगाने, सामाजिक दूरी बरतने के साथ बार बार हाथ धोने जैसे अन्य उपायों के बीच इसका जोर थोड़ा कम होता हुआ दिखा था। लेकिन अब कुछ शहरों में फिर से संक्रमण के मामले बढ़ने के बीच ये चिंता स्वाभाविक है कि इसका ठोस इलाज कब सामने आएगा। पिछले कई महीने से दुनिया के अलग अलग देशों में कोविड-19 के इलाज के लिए कारगर टीका तैयार करने का काम जोर शोर से जारी है और इसमें प्रगति की भी सूचनाएं हैं। हालांकि ये भी तथ्य है कि किसी भी गंभीर संक्रमण वाली बीमारी का टीका
तैयार करने में लंबा वक्त लगता है। कोविड-19 से बचाव के लिए टीका आने में कितना वक्त लगेगा अभी साफ नहीं है। टीके का वितरण एक बड़ी चुनौती होगी। इस संदर्भ में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का बयान महत्वपूर्ण है कि स्वास्थ्य कर्मियों और बुजुर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। अब तक दुनिया भर में यही देखा गया है कि इस बीमारी की जद में आने और जीवन गंवाने वालों में सबसे ज्यादा संख्या बुजुर्गों की रही है। इसके अलावा कोविड-19 के मरीजों के इलाज के क्रम में सीधे संपर्क में आने और खुद भी संक्रमित होने की वजह से कई डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की भी जान गई है। गौरतलब है कि कोरोना से बचाव के लिए कई देशों में टीका तैयार करने की कोशिशें जारी हैं। कुछ समय पहले रूस की तरफ से दावा किया गया था कि वहां चिकित्सा वैज्ञानिकों ने स्पुतनिक नामक टीका तैयार कर लिया है। तब इस महामारी का सामना करने के मामले में एक बड़ी उम्मीद जगी थी, लेकिन किसी भी संक्रामक रोग के लिए टीका तैयार करने की जो प्रक्रिया है, उसकी जटिलता और उसमें लगने वाले वक्त के मद्देनजर फिलहाल जल्दबाजी में तैयार किए गए टीके को लेकर अभी वैश्विक स्तर पर सहमति नहीं बन पाई है। दरअसल टीका तैयार करने को लेकर अधिकतम उच्च स्तरीय सावधानी की जरूरत इसलिए भी पड़ती है कि एक टीका जो जीवन रक्षक की भूमिका निभा सकता है, उसी में बरती गई बेहद मामूली कोताही किसी व्यक्ति के शरीर में दूसरी बीमारियां भी पैदा कर सकता है, यहां तक कि उसकी जान तक जा सकती है। ये था ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का YouTube कार्यक्रम। ESD न्यूज मैगजीन का अगला अंक लेकर हम फिर हाजिर होंगे। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।